गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। 44वीं वीडियो के साथ में कक्षा 11th विषय जीव विज्ञान। तो ध्यान देना बेटा, 43 वीडियो में हमने आपको कोशिका विभाजन, कौन सा, अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट की, केंद्रक विभाजन फर्स्ट, अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट का जो चरण था, केंद्रक विभाजन फर्स्ट की अवस्थाओं के बारे में बता दिया था। पहले ही पढ़ी थी हमने, प्रोफेज फर्स्ट, दूसरी मेटाफेज फर्स्ट, तीसरी एनाफेज फर्स्ट और चौथी टेलोफेज फर्स्ट। इसके बाद में आता है आपको जो अगले चरण में आता है वो आता है कोशिका विभाजन, कोशिका द्रव्य विभाजन। कौन सी वीडियो हमारी है? 44वीं वीडियो। इसमें ध्यान देना, देखिए 44वीं वीडियो हमारी है इसमें आ जाएगा कोशिका द्रव्य विभाजन फर्स्ट। कोशिका द्रव्य विभाजन फर्स्ट। इसे हम ये भी कह सकते हैं साइटोकाइनेसिस फर्स्ट। ध्यान दीजिएगा, जो ये चरण है इसका, इसमें ध्यान रखना, यह हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। क्यों? ध्यान देना, यह हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। यदि कोशिका द्रव्य विभाजन होता है तो पादप कोशिका में कोशिका पट्टिका के द्वारा और जंतु कोशिका में विदलन खांच के द्वारा या कोशिका झिल्ली के अंतर्वलन के द्वारा होता है। तो इसमें देखिएगा, ये देख लें हम, यह ध्यान देना, यह हो भी सकता है, यह हो भी सकता है और नहीं भी, यह हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। यदि कोशिका द्रव्य विभाजन, यदि कोशिका द्रव्य विभाजन होता है तो कोशिका द्रव्य विभाजन होता है तो पादप कोशिका में किसके द्वारा होता है? कोशिका पट्ट द्वारा। पादप कोशिका में कोशिका पट्ट द्वारा तथा जंतु कोशिका में कोशिका झिल्ली, जंतु कोशिका में कोशिका झिल्ली के अंतर्वलन से, कोशिका झिल्ली के अंतर्वलन से या अंतर्वलन द्वारा होता है, जिसे क्या बोलते हैं? खांच या विदलन। तो ध्यान रखना, कोशिका द्रव्य विभाजन फर्स्ट वैसे तो होता नहीं है, होगा तो इसके द्वारा होगा, क्योंकि कोशिका द्रव्य विभाजन सेकंड के द्वारा ही बढ़ती है। तो आगे देखिएगा, अब आता है आपको अर्धसूत्री विभाजन सेकंड। ध्यान देना, अर्धसूत्री विभाजन चल रहा था, तो अर्धसूत्री विभाजन हमने अर्धसूत्री विभाजन को 2 चरणों में या 2 स्टेप में बांट दिया। इसका अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से क्या किया? 2 चरणों में इसका अध्ययन किया। कौन कौन से में? अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट और अर्धसूत्री विभाजन सेकंड। अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट के दौरान हमने, ध्यान दीजिएगा, अंतरावस्था फर्स्ट, केंद्रक विभाजन फर्स्ट और कोशिका द्रव्य विभाजन फर्स्ट के बारे में अध्ययन कर लिया था।
एक बार आपको बता दूं, मैं आपको रिवीजन करा दूं एक बार कि अंतरावस्था जो फर्स्ट होती है उसमें मैं आपको G1 फर्स्ट, G1 फेज, S फेज और G2 फेज के बारे में बता दिया था, जो समसूत्री विभाजन के समान होती है, लेकिन अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट में G2 फेज नहीं होती है। अब आता है केंद्रक द्रव्य विभाजन फर्स्ट। केंद्रक द्रव्य विभाजन फर्स्ट को जो बहुत महत्वपूर्ण होता है, केंद्रक विभाजन फर्स्ट ध्यान देना को हमने चार अवस्थाओं में बांटा। प्रोफेज फर्स्ट या पूर्वावस्था फर्स्ट, दूसरी है मेटाफेज मध्यावस्था फर्स्ट, तीसरी है एनाफेज फर्स्ट और चौथी है टेलोफेज फर्स्ट। हिंदी में देखें इनको, पूर्वावस्था फर्स्ट, दूसरी मध्यावस्था फर्स्ट और तीसरी पश्चावस्था फर्स्ट और चौथी थी अंत्यावस्था फर्स्ट। ध्यान देना, पूर्वावस्था फर्स्ट अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट की या केंद्रक विभाजन फर्स्ट की पूर्वावस्था फर्स्ट या प्रोफेज फर्स्ट एक लंबी एवं जटिल अवस्था होती है जिसे 5 उपावस्थाओं में बांटा गया है। कौन सी? लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकाइटिन, डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस। इसका हमने पूरा आपको वर्णन करा दिया है चित्र के द्वारा। अब आपके आता है ध्यान रखना, जो कि हमने देखा कि इसमें गुणसूत्रों की संख्या क्या हो जाती है, जनक कोशिका से आधी हो जाती है। अर्थात यह अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट कैसा होता है, न्यूनकारी विभाजन होता है, इसलिए इसे क्या बोलते हैं, अर्धसूत्री विभाजन को क्या बोलते हैं, न्यूनकारी विभाजन भी कहते हैं। अब आता है आपके अर्धसूत्री विभाजन सेकंड, दूसरा चरण, इसका ध्यान देना। अर्धसूत्री विभाजन सेकंड, ये समसूत्री विभाजन के समान होता है। कैसा होता है, ध्यान देना, अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट के विपरीत, ध्यान देना कैसा होता है, अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट के विपरीत अर्धसूत्री विभाजन सेकंड समसूत्री विभाजन के समान होता है। तो हम इसमें ले सकते हैं, यह अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट के विपरीत, यह अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट के विपरीत, या यूँ भी कह सकते हैं हम कि अर्धसूत्री फर्स्ट, यूँ लिखो आप इसमें, अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट के विपरीत अर्धसूत्री विभाजन सेकंड, यूँ लिखो आप, अर्धसूत्री विभाजन सेकंड, अर्धसूत्री विभाजन सेकंड, कौन सा, सेकंड, अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट के विपरीत अर्धसूत्री विभाजन सेकंड समसूत्री विभाजन के समान होता है। समसूत्री विभाजन के समान होता है, समसूत्री विभाजन के समान होता है। अर्थात अर्धसूत्री फर्स्ट के फलस्वरूप बनी प्रत्येक पुत्री कोशिकाएं समसूत्री विभाजन जैसी विकसित होकर या समसूत्री विभाजन जैसी विभाजित होकर 2 पुत्री कोशिकाएं बनाती हैं, अर्थात 4 अगुणित कोशिकाएं बनती हैं। तो ध्यान देना कैसे होता है, अर्धसूत्री विभाजन सेकंड समसूत्री विभाजन के समान होता है, अर्थात अर्धसूत्री फर्स्ट के फलस्वरूप बनी, इसमें लिखो, अर्थात अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट के द्वारा बनी पुत्री कोशिकाएं कौन सी, डॉटर सेल्स, पुत्री कोशिकाएं क्या होती हैं, पुत्री अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट के द्वारा बनी प्रत्येक, यूँ आएगा, द्वारा बनी प्रत्येक संतति कोशिकाएं, प्रत्येक, यूँ लिखो आप, प्रत्येक
पुत्री कोशिकाएं, प्रत्येक पुत्री कोशिकाएं या संतति कोशिकाएं, ये भी कह सकते हैं संतति कोशिकाएं समसूत्री विभाजन के समान विभाजित होकर समसूत्री विभाजन के समान विभाजित होकर एक पुत्री कोशिका क्या बनाएगी, दो पुत्री कोशिकाएं बनाती हैं। विभाजित होकर दो पुत्री कोशिकाएं, ठीक है, दो ही तो थी, दो पुत्री कोशिकाएं बनाती हैं, दो पुत्री कोशिकाएं बनाती हैं, अर्थात क्या बन जाएंगी, चार अगुणित कोशिकाएं। लास्ट में क्या बनती हैं, चार अगुणित कोशिकाएं बनती हैं। लास्ट में क्या बनेंगी, चार अगुणित कोशिकाएं बनती हैं। तो मियोसिस सेकंड या अर्धसूत्री विभाजन सेकंड को निम्नलिखित अवस्थाएं होती हैं। तो इसको एक बार ध्यान से सुने, आप ध्यान देना कि अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट के विपरीत अर्धसूत्री विभाजन समसूत्री विभाजन के समान होता है। हम ये भी कह सकते हैं कि यह अर्धसूत्री विभाजन के विपरीत समसूत्री विभाजन के समान होता है। यो भी हम कह सकते हैं इसको, यह अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट के विपरीत, ध्यान देना, समसूत्री विभाजन के समान होता है। कौन सा, अर्धसूत्री विभाजन सेकंड। इसमें क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट के द्वारा बनी प्रत्येक पुत्री कोशिकाएं, दो पुत्री कोशिकाएं बनती हैं, प्रत्येक पुत्री कोशिकाएं समसूत्री विभाजन के समान विभाजित होकर, मतलब एक पुत्री कोशिकाएं समसूत्री विभाजन की एक से एक बनेगी, दो से दो बनेगी, तो दो कोशिकाएं बनती हैं। तो प्रत्येक पुत्री कोशिकाएं समसूत्री विभाजन के समान विभाजित होकर दो पुत्री कोशिकाएं बनाती हैं, क्योंकि दो ही थी, हमने एक के बारे में बता दिया। तो ध्यान देना, अर्थात चार अगुणित कोशिकाएं बनती हैं। तो देखो कैसे बनती हैं, देखते हैं। इसमें देखिएगा कि अर्धसूत्री विभाजन सेकंड को इसे निम्नलिखित, ध्यान देना, इसे निम्नलिखित अवस्थाएं, इसकी निम्नलिखित अवस्थाएं होती हैं, करो, इसकी निम्नलिखित अवस्थाएं होती हैं। ध्यान देना, इसमें आ जाएगा आपको पहली, कौन सी आ जाएगी इसमें, अंतरावस्था सेकंड, अंतरावस्था सेकंड, कौन सी अवस्था, अंतरावस्था सेकंड। तो इसमें आपको बता दिया, एक करके देखें, इसको बढ़ाइए, अंतरावस्था सेकंड। इसमें ध्यान देना, इसकी कोई आवश्यकता नहीं होती, अर्थात ये इसमें नहीं होती है, इसलिए ये नहीं होती है। यदि अंतरावस्था होती है तो पहली बात तो ये होती नहीं है, यदि होती भी है तो इसे विश्राम की अवस्था या रेस्टिंग फेज कहते हैं, किंतु इसमें गुणसूत्र का द्विगुणन नहीं होता है। तो इसमें देखो, यह है, ध्यान देना, इसमें क्या लिखेंगे हम, यह नहीं होती है, सेकंड में नहीं होती है, ध्यान देना, यह नहीं होती है। यदि अंतरावस्था होती है, यदि अंतरावस्था होती है तो, यदि अंतरावस्था सेकंड होती है तो उसे विश्राम अवस्था, तो उसे विश्राम अवस्था, इसे हम बोल सकते हैं रेस्टिंग फेज। तो उसे विश्राम अवस्था या रेस्टिंग फेज, RES के रेस्टिंग फेज कहते हैं, रेस्टिंग फेज कहते हैं। किंतु इसमें, ध्यान देना, किंतु इसमें गुणसूत्र का द्विगुणन नहीं होता है, किंतु इसमें
गुणसूत्र का द्विगुणन डुप्लीकेशन नहीं होता है। ध्यान देना, हमने आपको क्या बताया है कि अर्धसूत्री विभाजन सेकंड की जो अवस्थाएं होती हैं उन्हें 3 भागों में बांटा गया है। अंतरावस्था सेकंड, केंद्रक विभाजन सेकंड और कोशिका द्रव विभाजन सेकंड। तो इसमें अंतरावस्था सेकंड के बारे में बात चल रही है। तो अंतरावस्था सेकंड प्राय नहीं, मतलब होती नहीं है। पहली बात तो अंतरावस्था सेकंड होती नहीं है, यदि होती है तो इसे विश्राम अवस्था कहते हैं। ध्यान देना, कौन सी अवस्था कहते हैं? विश्राम अवस्था कहते हैं। अर्थात इसमें गुणसूत्रों का द्विगुणन नहीं होता है, यदि होती भी है तो। इसके बाद में आपको आती है केंद्रक विभाजन सेकंड, बीवाड़ी। इसका जो चरण है दूसरा, केंद्रक विभाजन सेकंड। ध्यान देना, इसमें आएगा आपको बीच चरण आ जाएगा केंद्रक विभाजन सेकंड। केंद्रक विभाजन सेकंड, इसे बोलते हैं कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस सेकंड। तो इसमें देखिएगा, इसमें क्या होता है, ध्यान देना, यह निम्नलिखित 4 अवस्थाओं में पूर्ण होता है। कौन कौन सी? पूर्वावस्था सेकंड, तो देखो यह निम्नलिखित 4 अवस्थाओं में पूर्ण होता है। कौन सी अवस्थाओं में? निम्नलिखित 4 अवस्थाओं में पूर्ण होता है, जिन्हें क्या कहते हैं? ध्यान देना, पहली अवस्था देखो पूर्वावस्था सेकंड, दूसरी होती है मध्यावस्था सेकंड। भाई अर्धसूत्री विभाजन सेकंड के सेकंड आएगी। पश्चावस्था सेकंड, और लास्ट होती है आपके अंत्यावस्था। अंत्यावस्था सेकंड। कौन कौन सी होती है? पूर्वावस्था सेकंड, इसे बोलते हैं प्रोफेज सेकंड। मध्यावस्था सेकंड, इसे बोलते हैं मेटाफेज सेकंड। पश्चावस्था इसे बोलते हैं एनाफेज सेकंड। इसे बोलते हैं अंत्यावस्था, इसे बोलते हैं टेलोफेज सेकंड। तो केंद्रक विभाजन सेकंड को निम्नलिखित 4 अवस्थाओं में बांटा गया है, या यह 4 अवस्थाओं में पूर्ण होता है। कौन कौन सी? पूर्वावस्था सेकंड, मध्यावस्था सेकंड, और पश्चावस्था सेकंड, और अंत्यावस्था सेकंड। अब हम एक एक का वर्णन देख लेते हैं। इसमें देखिएगा, पहली पूर्वावस्था सेकंड, क्या बोलते हैं इसको? प्रोफेज सेकंड। देखिए क्या होती है, ध्यान देना कि इस अवस्था में गुणसूत्र पहले से ही क्या होते हैं? डायड होते हैं, या 2 गुणसूत्र युक्त, 2 अर्धगुणसूत्र युक्त होते हैं। पहले से ही क्या होते हैं? डायड रहते हैं, या 2 अर्धगुणसूत्र युक्त होते हैं। इसमें सिर्फ केंद्रक झिल्ली एवं केंद्रक झिल्ली एवं केंद्रिका लुप्त हो जाती है और तंतु का निर्माण शुरू हो जाता है। तो ध्यान देना, क्या होती है, इसको एक डायग्राम के रूप में देखते हैं। पहले डायग्राम देखते हैं इसका। इसमें डायग्राम देखो इसका, कि पहले से क्या होते हैं? ये डायड होते हैं। देखिएगा, तो ये अवस्था ऐसी होती है। डायग्राम देखें इसका। ये होती है सेल मेम्ब्रेन, ये होते हैं तर्कतंतु, तारक केंद्र। इनसे तर्कों का निर्माण शुरू हो गया। तारक केंद्र जिसमें ये गुणसूत्र होते हैं। पहले से क्या होते हैं? ये ऐड होते हैं,
दो ही तो होते हैं गुणसूत्र इसमें, तो ये पहले से ही कैसे होते हैं, ये होते हैं। तो इसमें केंद्रक झिल्ली एब्सेंट है और किसमें तो कोशिकाद्रव्य में बिखरे रहते हैं, तो ये अवस्था होती है ही, ये होती है प्रोफेज सेकंड। तो इसमें देखो, इसमें आप लिखेंगे ध्यान से इसको, देखिए क्या लिखते हैं इसमें कि इस अवस्था में गुणसूत्र पहले से ही, ध्यान देना, इस अवस्था में गुणसूत्र पहले से ही क्या होते हैं, दो अर्धगुणसूत्रों युक्त होते हैं। पहले से ही दो अर्ध गुणसूत्रों युक्त, मतलब डायड होते हैं। कैसे, 1 2 1 2, ध्यान देना, दोनों में पहले से डायड होते हैं, ध्यान देना। इसमें किस किस का निर्माण होता है, ध्यान देना, सिर्फ केंद्र झिल्ली, उसमें तुर्क तंतुओं का, सॉरी, तो ध्यान देना, केंद्र झिल्ली और केंद्रिका तो लुप्त हो जाती हैं, तो ध्यान देना इसमें सिर्फ केंद्रक झिल्ली एवं केंद्रिका लुप्त, केंद्रक झिल्ली एवं केंद्रिका लुप्त होती हैं या लुप्त हो जाती हैं। दूसरा देखो, तर्कु तंतुओं का निर्माण शुरू हो जाता है। तीसरा है तर्कु तंतुओं का निर्माण शुरू हो जाता है। तो ध्यान देना, केंद्रिका लुप्त हो गई और केंद्र झिल्ली लुप्त हो गई और तारक केंद्र से तर्कु तंतुओं का निर्माण शुरू हो जाता है। ये होते तर्कु तंतु, ऐसा चित्र बनेगा इसमें, ध्यान रखना इसका। तो देखिएगा, तर्कु तंतु का निर्माण शुरू हो जाता है। तो पूर्वावस्था सेकंड में क्या होता है, ध्यान देना, इस अवस्था में, पूर्वावस्था सेकंड में, इस अवस्था में गुणसूत्र पहले से क्या होते हैं, दो अर्धगुणसूत्र युक्त होते हैं, डायड अवस्था में होते हैं। सिर्फ इसमें केंद्रक झिल्ली और केंद्रिका लुप्त हो जाती हैं और तर्कु तंतुओं का निर्माण शुरू हो जाता है। अब आती है पूर्वावस्था, वो मेटाफेज सेकंड, ध्यान देना, कौन सी अवस्था आती है, मेटाफेज सेकंड, ध्यान देना, आती है, ध्यान देना, इसमें मेटाफेज सेकंड, दूसरे प्रकार की मेटाफेज मध्यावस्था सेकंड, मध्यावस्था सेकंड, इसे क्या बोलते हैं, मेटाफेज, METAPHASE, मेटाफेज सेकंड। इसमें क्या होता है, ध्यान रखना, यदि हम डायग्राम देखेंगे तो क्या होगा, इसमें बिल्कुल कहाँ जाते हैं, मध्य पट्टिका पर गुणसूत्र आ जाते हैं। कैसे, देखिएगा ध्यान से, ये कोशिका झिल्ली होती है, ये, इसमें कहाँ जाते हैं गुणसूत्र, ये तारक केंद्र हैं, ध्यान देना, तर्कु तंतुओं का निर्माण पूर्ण हो जाता है इसमें। तो इसमें आपके जो चित्र बनेगा, ये बनेगा, ध्यान रखना बिल्कुल, ये यहाँ से ये जुड़ जाते हैं सेंट्रोमेयर से, बिल्कुल मध्य में आ जाते हैं, ये मध्यावस्था में मेटाफेज प्लेट बनाते हैं, गुणसूत्र मध्यावस्था में आ जाते हैं। ये तर्कु तंतु,
ध्यान देना। मध्यवस्था में गुणसूत्र, मेटाफेज प्लेट, क्या बोलते हैं इसको? मध्यवस्था पट्टिका, मध्यवस्था पट्टिका पर क्या जाते हैं? गुणसूत्र इकट्ठे हो जाते हैं बिल्कुल बीचों बीच में। तो इसमें देखिएगा, इसमें क्या होता है, गौर से देखना कि इस अवस्था में गुणसूत्र मध्य पट्टिका पर पंक्तिबद्ध हो जाते हैं, मतलब एक चीज में मध्य पट्टिका पर पंक्तिबद्ध हो जाते हैं, तथा तर्कतंतु इनके संतति अर्धगुणसूत्रों के काइनेटोकोर से जुड़ जाते हैं। मतलब संतति अर्धगुणसूत्र के जो काइनेटोकोर होते हैं ना, ये या सेंट्रोसोम से जुड़ जाते हैं। तो इसमें दो अवस्थाएं होती हैं। पहली, ध्यान देना, पहली क्या होती है? इस अवस्था में गुणसूत्र, इस अवस्था में गुणसूत्र मध्यावस्था पट्टिका, मध्यावस्था पट्टिका पर पंक्तिबद्ध हो जाते हैं। मध्यवस्था पट्टिका पर पंक्तिबद्ध हो जाते हैं, मतलब एक सीध में स्थित हो जाते हैं। तर्कुतंतु, आगे देखो दूसरा, तर्कुतंतु इनके, किनके? तर्कुतंतु इनके संतति अर्धगुणसूत्रों, इनके पुत्री अर्धगुणसूत्रों के काइनेटोकोर या सेंट्रोमेयर गुणसूत्र बिंदु से जुड़ जाते हैं। ध्यान देना, तो इसमें दो क्रियाएं होती हैं कि जो इनका काइनेटोकोर होता है ऐसे, इसका 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 ये, इसका ये इसका ये, तो ये काइनेटोकोर, काइनेटोकोर, और ये तर्कुतंतु, ये तर्कुतंतु जुड़ गए इनसे, बिल्कुल सीधे रेखा पंक्तिबद्ध हो जाएंगे मध्यवस्था प्लेट पर, और जो तर्कुतंतु हैं वो पुत्री अर्धगुणसूत्रों के काइनेटोकोर से जुड़ जाते हैं। इसके बाद में जो अगली प्रवस्था है एनाफेज सेकंड का अध्ययन हम वीडियो 45 में कराएंगे। धन्यवाद।